प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक मस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जिसका नाम नियंत्रण और समन्वय है। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, इन अंगों के बीच तालमेल कैसे स्थापित होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ना है। इसी चैप्टर में पढ़ना है कि पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन बन जाता है क्योंकि इसी के बारे में कुछ रोचक जानकारी है। इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ना है कि इंसानी दिमाग के कितने भाग होते हैं, उनका काम क्या है। तो आइए देर ना करते हुए इस लेसन का शुरुआत करते हैं, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नियंत्रण और समन्वय कहते किसे हैं। तो नियंत्रण और समन्वय को समझने के लिए नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, अंगों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही हम नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, और समन्वय मतलब अंगों के बीच तालमेल को ही हम समन्वय कहते हैं। लेकिन आइए हम परिभाषा जानते हैं, परिभाषा क्या होता है। तब परिभाषा दिया गया है कि शरीर के विभिन्न, यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं, परिभाषा में दिया है कि शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करके उनके बीच तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। कहने का मतलब है कि सभी अंगों को कंट्रोल करना भी और सभी अंगों द्वारा तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। इस नियंत्रण और समन्वय को समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अगर बाय द वे परिभाषा समझ में ना आता हो तो आप इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नियंत्रण और समन्वय को समझने के लिए एक सरल उदाहरण, यानी कि एक सिंपल उदाहरण है जो आप दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उस चीज़ों को फेस किए हैं। ठीक है, और इस उदाहरण को समझकर आप नियंत्रण और समन्वय के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम नियंत्रण और समन्वय के इस उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। सपोज डेट, इमेजिन करिए कि आप साइकिल को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब सामने कोई गड्ढा आ जाए तो आपका मस्तिष्क तुरंत संदेश देता है कि रुकिए या दिशा बदलना है। यानी कहने का मतलब यह है कि सपोज डेट, मान लीजिए कि आप कोई साइकिल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो साइकिल ऑपरेट कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल चलाते चलाते अगर रास्ते में कहीं गड्ढा आ जाए तो दिमाग उन गड्ढों को देखकर तुरंत रिएक्ट करेगा। ये थोड़ा नहीं कि आप साइकिल चलाते रहिए जाकर गड्ढे में गिर जाइए, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है कि जब अगर रास्ते में गड्ढा आता है तो माइंड तुरंत उस गड्ढे को देखकर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा क्या है, रिस्पॉन्ड क्या करता है कि दिमाग जो है वहाँ पर पैर को बोलेगा ब्रेक देने के लिए, समझिए। यानी कि कह सकते हैं कि हम जब ज्यों गड्ढा देखते हैं त्यों हमारे अंग के बीच तालमेल स्थापित होने लगता है ना। अंग के बीच तालमेल कैसे स्थापित करता है, स्थापित होने लगता है। तो यहाँ पर दिया गया है, साथ ही आपकी आंख रास्ते को देखती है। देखिए, गड्ढा को देखने का काम कौन किया, आंख किया, और आंख जो इंफॉर्मेशन विदा किया दिमाग के पास, दिमाग तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि पैर को रिस्पॉन्ड किया कि पैर जो है तुम ब्रेक मारो। अगर ब्रेक नहीं मारते हो तो साइकिल के साथ तुम भी गड्ढे में गिर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले काम किया, गड्ढा को देखने का काम कौन किया, आंख किया। ठीक है, आंख देखकर तुरंत सिग्नल विदा किया दिमाग के पास। दिमाग जो है उस सिग्नल को पढ़ा, उस सिग्नल को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद दिमाग तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, सामने गड्ढा है, अगर साइकिल इसी रफ्तार से चलते रहे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे और हमको चोट लग जाएगा। इसीलिए दिमाग जो है ना वो इसको प्रेरित करता है, यानी कि हमारे कह सकते हैं कि एक टाइप का रिएक्शन देता है। और रिएक्शन पैरों पर क्या असर देता है कि पैर जो होते हैं ब्रेक लगाते हैं, यानी कि साइकिल को हम ब्रेक मारने का काम करते हैं और वहाँ पर ब्रेक मारकर साइकिल को रोक लेते हैं। हाँ, अगर आपको वहाँ से रास्ता बदलना है, क्योंकि गड्ढे में गिर नहीं सकते हैं, तो वहाँ से रास्ता बदलना है तो आपका हाथ जो है हैंडल को मोड़ने का काम करेगा। ध्यान दीजिए, आँख गड्ढा को देखा, पैर साइकिल को रोकने का काम किया। ठीक है, और जो हाथ है वो हैंडल के माध्यम से ना, हाथ हैंडल को मुड़ाता है, यानी कि वहाँ से मार्ग हम चेंज करते हैं, टर्न लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हाथ का भी रोल है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये सभी अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं, तालमेल स्थापित करके काम करते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि सभी अंगों को कंट्रोल करना और सभी अंगों को के बीच तालमेल स्थापित करने की इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। ठीक है, अनुवर्तन का मतलब यह है कि पेड़ पौधे बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं
ना, यानी कि बाहरी उद्दीपनों का मतलब क्या, जल को सेंस करते हैं। जिधर जिधर जल पाते हैं उधर पेड़ पौधों की जड़ें बढ़ना शुरू करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे बाहरी उद्दीपनों जैसे जल, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ना पौधे के भागों को एक निश्चित दिशा में बढ़ना ही अनुवर्तन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे जल को, प्रकाश को और गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर जब एक दिशा में बढ़ना, लगातार उनका वृद्धि होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं अनुवर्तन। जैसे आप देख सकते हैं सूर्यमुखी ना, सनफ्लावर को आप देखे होंगे, सनफ्लावर जिधर सूर्य होता है उधर उनकी फूलें मुड़ जाती है या उधर ही वृद्धि करते हैं। तो कह सकते हैं कि सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ता है या वृद्धि करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सूरजमुखी का फूल है उसमें अनुवर्तन हुआ है। कौन सा अनुवर्तन हुआ है, तो प्रकाश अनुवर्तन। प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है अनुवर्तन का टाइप। यहाँ पर दिया गया है अनुवर्तन का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। यानी कहने का मतलब है कि अनुवर्तन कितने टाइप के होते हैं। हम देख लिए कि अनुवर्तन की जो गति है या अनुवर्तन जो होता है पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों का अंग जब जिस जल के माध्यम से बढ़ना शुरू कर दे, ना प्रकाश की दिशा में बढ़ना शुरू कर दे, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में शुरू कर दे बढ़ना, तो पौधों में होने वाले ऐसे वृद्धि को ही हम अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अनुवर्तन होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के, 4 टाइप के। अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं ना। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये टेबल को देखकर पहचान सकते हैं कि अनुवर्तन जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है जल अनुवर्तन, दूसरा होता है प्रकाश अनुवर्तन, तीसरा होता है गुरुत्वीय अनुवर्तन और चौथा होता है रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुवर्तन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जला अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वीय अनुवर्तन और रासायनिक अनुवर्तन। तो आइए हर एक पार्ट को आसान से आसान भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अनुवर्तन कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। आइए हम इसके सभी प्रकार को एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, पहला जो है ये बहुत आसान इसका परिभाषा है, आप भी इसको याद कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। देखिए, जला अनुवर्तन, जला अनुवर्तन को सबसे पहले कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ध्यान देना है कि जला अनुवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जला अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो बताया गया कि अनुवर्तन 4 टाइप के होते हैं, उसमें से एक अनुवर्तन है जला अनुवर्तन। इसका परिभाषा सुन लीजिए, यहाँ पर दिया गया है वह अनुवर्तन ना, यानी कि पेड़ पौधों में होने वाला ऐसा वृद्धि, यहाँ पर दिया गया वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग जल के दिशा में गति करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये अब बहुत आसान परिभाषा है, एक बार और सुन लीजिए। वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग जल के दिशा में वृद्धि करना शुरू कर दे, यानी कि पेड़ पौधों का कोई अंग अगर जल के दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन। तो आइए जलानुवर्तन कैसे एक्चुअल में होता है इस डायग्राम के माध्यम से या इस फोटो के तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो जो है ना, ये जो इमेज है, ये इमेज हाइड्रोट्रोपिज्म को दिखा रहा है ना, जलानुवर्तन को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये पौधे का तना वाला हिस्सा है या पतई वाला हिस्सा है जो ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जड़ जो है ना, ये जड़ जल के साइड में बढ़ रहा है। किस साइड में बढ़ रहा है, जल के साइड में। अब देख सकते हैं ये जड़ जो है वो सेंस कर रहा है किधर मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इधर भी नमी है लेकिन नमी कम मात्रा में है। यानी कह सकते हैं कि पानी की मात्रा यहाँ पर कम है लेकिन जिधर जल है उधर नमी की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि ये जड़ जो है वो नमी को सेंस करके, यानी कि नमी को ऑब्जर्व करके, ये जिधर नमी अधिक पा रहे हैं उधर ही जड़ बढ़ रहे हैं। तो इसी पेड़ पौधों में होने वाले ऐसे वृद्धि को ही हम बोलते हैं जलानुवर्तन। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जड़ का फैलाव इस साइड में ना होके बल्कि जड़ का फैलाव जल की तरफ है, तो वही तो है जलानुवर्तन। वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग ना जल की ओर गति करना शुरू कर दे, जल की ओर बढ़ना शुरू कर दे, उसी को हम बोलते हैं जलानुवर्तन। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म के बारे में। तो जैसे जलानुवर्तन का परिभाषा है वैसे ही प्रकाश अनुवर्तन का परिभाषा है। देखिए ये बहुत आसान परिभाषा है, यहाँ पर बोल सकते हैं वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग प्रकाश की दिशा की ओर गति करना शुरू कर दे, यानी कि सूर्य का प्रकाश इधर आता है ना, उधर ही पौधे का अंग अगर बढ़ना शुरू कर दे तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज को, यानी कि इस फोटो को देखकर, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि ये सूर्य है और सूर्य से सनलाइट आ रहा है। ठीक है, इस सनलाइट के प्रभाव, जिधर ये सनलाइट की अधिक मात्रा पा रहा है उधर ही पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टहनी यहाँ से सीधा तो गई है लेकिन फिर बैंड हो गई है, मुड़ गई है, आए प्रकाश की ओर जा रही है। तो कह सकते हैं ऐसे होने वाले वृद्धि को ही हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। अब सवाल ये भी उठता है, यहाँ पर एक बात
रोचक जानकारी ये ध्यान रखना है कि ये पौधे जो होते हैं ना, ये पौधे का अंग यहाँ सीधा गया है लेकिन बैंड हो गया है, तो यहाँ पर एक हार्मोन के चलते यहाँ पर बदला हुआ है। बच्चों ध्यान देना है कि पेड़ पौधों का यहाँ जो तना है वो सीधा गया है लेकिन यहाँ पर मुड़ गया है। ये मुड़ने का क्या कारण है, तो यहाँ पर दिया गया है पादपों में प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है और यह गति ना पौधों के तना और शीर्ष भाग में देखने को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इस पौधे को देखने से ये पता चलेगा नहीं, जो मेन टहनियाँ है यानी कि शीर्ष भाग जो है वो प्रकाश की ओर है, और इस टहनी को देखने से पता चल रहा है कि ये टहनी ही टर्न हुआ है जो प्रकाश की ओर बताता है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश अनुवर्तन की घटना जो है वो पौधों के तना में और शीर्ष भाग में यानी कि सबसे अंतिम हिस्सों में देखा जा सकता है। ठीक है, तो यही है प्रकाश अनुवर्तन। और बात रहता है कि अगर कोई पूछ दे कि बताइए ये पौधे का जो टहनी है, टहनी क्यों मुड़ा है, तो आप बोलिएगा कि टहनियों को मोड़ने में सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो यही है आपका प्रकाश अनुवर्तन। और प्रकाश अनुवर्तन का परिभाषा अगर आपको याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अनुवर्तन है उसको देखते हैं। जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वानुवर्तन के बारे में, जो तीसरा टाइप है। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन होता क्या है, इसमें पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, तो आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, इसके बाद इसकी इमेज को समझाया जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब यह है कि वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग गुरुत्वाकर्षण बल के ओर गति करने लगते हैं। बताया गया है कि पृथ्वी एक ऐसा पिंड है जिसके पास अपना आकर्षण बल है, उसी आकर्षण बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको यही ध्यान देना है कि गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है कि पौधे का अंग जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में गति करते हैं, उसी को हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, और वही परिभाषा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में गति कर रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए गमले को ऐसा रखा गया है, गमले के पेंदी को ना हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और गमले में जो मिट्टी में जो बोया गया है पौधा ना, उस पौधे के विकास को दर्ज किया गया है। जब इसका विकास हुआ यानी कि पौधे विकसित हुए तो उसमें ये बदलाव देखने को मिला कि इसकी जड़ें जो है ना, आपको क्या लगता है कि ये पौधे का जड़ नीचे की ओर आएगा कि ऊपर की ओर जाएगा, तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं, अगर इसमें से गमले में से जड़ निकलता है तो जड़ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की ओर आएगा। लेकिन टहनियों के साथ ये देखा गया कि टहनियाँ जो है नीचे नहीं बल्कि टहनियाँ मुड़कर ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, ऊपर की जो ओर जा रही है। तो ध्यान देना है कि जो तने होती है, जो टहनियाँ होती है, ऊपर की ओर वृद्धि करती है, और जड़ जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करते हैं, क्योंकि बताया गया है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो इसी के वजह से ना इस गमले से निकला हुआ जड़ जो है ना, अगर पेंदी, आप ध्यान रखिएगा पेंदी को ना तहस नहस कर दिया गया है, इस पेंदी में से जड़ आसानी से निकल सकता है। तो ये जड़ नीचे की ओर सफर कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, लेकिन नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में ये जड़ वृद्धि कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ये तने वृद्धि कर रहे हैं। तो इसी वृद्धि को, इसी अनुवर्तन को हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुवर्तन है क्योंकि इसमें पूछ सकता है। जानते हैं इसमें जो जड़ होते हैं, जड़ अत्यधिक वृद्धि होते हैं, गुरुत्वानुवर्तन में जड़ों की वृद्धि अत्यधिक होती है। तो यही बात नोट में करके लिखा गया है, गुरुत्वानुवर्तन के कारण पौधों के जड़ों में अत्यधिक वृद्धि होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपसे बिहार बोर्ड प्रश्न बना सकता है कि कौन ऐसा अनुवर्तन है जिसमें पौधों के जड़ों में अत्यधिक वृद्धि होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन में पौधों के जड़ों की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक गुरुत्वानुवर्तन की जो घटना है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो जड़ों में और तनों में। या देखिए गुरुत्वानुवर्तन जो है, गुरुत्वानुवर्तन की गति जो है या वृद्धि है वो देख सकते हैं दो ही हिस्सों में, तना ऊपर की ओर वृद्धि करेगा और जड़ जो है नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। तो आप इस वृद्धि को देखकर पहचान सकते हैं कि ये गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं जो अंतिम है। प्यारे बच्चों, रासायनिक अनुवर्तन क्या है आइए हम जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन होता क्या है, तो आपको यही बोलना है ना कि वह अनुवर्तन जिसमें पौधे का अंग जो होते हैं ना, रासायनिक पदार्थों की वजह से वृद्धि करने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो ये रासायनिक पदार्थ से कैसे बदलाव होते हैं, तो ये अक्सर जो होते हैं ना पुष्प के अंदर वाले भाग में एक रासायनिक अनुवर्तन का एग्जाम्पल है जिसको दिया जाता है। यहाँ पर समझिए ये पुष्प का अंदर वाला हिस्सा है ना, तो पुष्प के अंदर क्या होता है कि ये परागकण होते हैं। आप अगला लेसन में पढ़िएगा
तो इसमें शायद मिलेगा आपको। ये परागकण होता है और परागकण से एक नलीनुमा बनावट निकलती है, ठीक है, इसको पराग नलिका कहते हैं। तो आपको यही बोलना है कि परागकण के करीब जो होता है ना केमिकल पदार्थ रिलीज होता है, परागकण के आसपास जो केमिकल पदार्थ निकलता है, इस केमिकल पदार्थ की वजह से ये नली बढ़ने लगते हैं। ये नली जो होते हैं बढ़ते 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 ना बीजांड में आकर शामिल हो जाते हैं, बीजांड में आकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो बीजांड में आकर जब मिलते हैं तो नली की इस वृद्धि को ही हम बोलते हैं ना रासायनिक अनुवर्तन। यानी कह सकते हैं कि ये जो नली बढ़ के आकर बीजांड में मिल रही है, एक कोई और अनुवर्तन नहीं है बल्कि रासायनिक अनुवर्तन है, क्योंकि ये नली जो बढ़ती है ना वो केमिकल पदार्थ की वजह से बढ़ती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की अंडाशय नहीं, यहाँ पर बीजांड सही है, अंडाशय की तरफ जो गति होती है ना उसे ही हम बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। तो आपको यही ध्यान देना है कि परागकण से निकलने वाली पराग नलिका ना लास्ट में जाकर बीजांड मिल जाती है, तो पराग नलिका में होने वाले ऐसे गति को ही हम बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है। तो हमको लगता है कि चारों एक अनुवर्तन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ना पादप हार्मोन, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। आइए आज इस टॉपिक में इंटरेस्टेड कुछ फैक्ट भी मिलने वाले हैं ना। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। फाइटो हार्मोन को ही हम पादप हार्मोन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार बोर्ड खखोर खखोर के क्वेश्चन करता है, कहीं से भी बिहार बोर्ड प्रश्न बना सकता है। एक बार प्रश्न ये दिया था, पादप हार्मोन नहीं लिखा गया था, पादप हार्मोन नहीं, उसमें ये लिखा गया था ना कि फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। अब बहुत लोगों को ये बात सुनकर चकित हुआ कि ये फाइटो हार्मोन क्या होते हैं, तो कुछ और नहीं होते हैं, पादप हार्मोन को ही हम फाइटो हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए आपको हर जो टॉपिक है उसका इंग्लिश वर्ड जो है ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन होता क्या है, तो आइए जानते हैं पादप हार्मोन का मतलब क्या होता है। तो देखिए पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, हार्मोन का मतलब कि पेड़ पौधों के अंदर निकलने वाला एक केमिकल पदार्थ होता है जिसके वजह से पेड़ पौधों का विकास होता है, वृद्धि होता है, उसी केमिकल पदार्थ को हम बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ना पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन्स, वह रासायनिक पदार्थ ना जो पौधों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं उसी को हम बोलते हैं पादप हार्मोन, ठीक है। तो बहुत ऐसे पेड़ पौधों में केमिकल पदार्थ निकलते हैं, अन्य हिस्सों में निकलते हैं, लेकिन यही केमिकल पदार्थ, यही रासायनिक पदार्थ कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के विकास के लिए और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं ना पादप हार्मोन। तो ध्यान देना है कि पेड़ पौधों का विकास और वृद्धि दो ही प्रक्रियाओं से होता है। पहला है अनुवर्तन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 टाइप के अनुवर्तन होते हैं। तो वृद्धि और विकास का कंट्रोल जो होता है दो ही तरीके से होता है, पहला अनुवर्तन के माध्यम से पेड़ पौधों की वृद्धि होता है और दूसरा होता है पादप हार्मोन के चलते। पादप हार्मोन के चलते ना पेड़ पौधों में वृद्धि होता है। तो आइए कुछ पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है पादप हार्मोन में, जो फेमस हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है, तो हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन कहता है कि शाखाओं के अग्रभाग पर ये बनते हैं ना। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों के जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, छोर होता है, पेड़ पौधों का पुलुंगी जिसको बोलते हैं, उसी को हम किताबी भाषा में शीर्ष भाग कहा गया है। तब पेड़ पौधों के शीर्ष भाग में ये हार्मोन बनते हैं। इनका काम क्या है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होना ना, कोशिका विभाजन और दीर्घन में सहायक होना ना, और बीज रहित फलों को विकसित करने का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहला है कि शाखाओं के अग्रभाग में मिलते हैं, पौधों के ना अग्रभाग में ये बनते रहते हैं। कौन सा हार्मोन बनते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो इसी वजह से, इसी हार्मोन के चलते पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है। ध्यान रखिएगा कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों का लंबाई जो है इसी ऑक्सिन हार्मोन के चलते होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं इनकी लंबाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन कोशिका विभाजन करने लगते हैं, यानी कि लगातार कोशिकाओं को बिल्ड करते हैं। इसी की वजह से जो पेड़ की हाइट है, पेड़ की जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है। तो लगातार कोशिकाओं में विभाजन होने की वजह से, ये विभाजन किसके प्रभाव से होते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन के चलते, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है, तो पहला बात ऑक्सिन हार्मोन के बारे में कि ये पेड़ पौधों के अग्रभाग में, यानी कि पेड़ पौधों के पुलुंगी वाला हिस्सा में मिलते हैं, ठीक है, शीर्ष भाग में मिलते हैं।
दूसरा बात कि ये पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं। दूसरा बात यही ध्यान रखना है कि ये पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं। और तीसरा बात यह है कि ये प्रकाश अनुवर्तन में, बाबू आप लोग हम अभी पढ़े हैं प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश अनुवर्तन में इसी हार्मोन के बारे में वहां पर नोट में बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तब प्रकाश अनुवर्तन जो होते हैं, प्रकाश अनुवर्तन करने में कौन सहायक होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। और इतना ही नहीं, कोशिका विभाजन और दीर्घन करने में सहायक होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोशिकाओं को बढ़ाने में ना ऑक्सिन हार्मोन का रोल होता है, और लगातार कोशिकाओं की वृद्धि होने से ना पेड़ की जो टहनियां होती है वो बढ़ने लगती हैं। इसी के वजह से पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ता है। और बात रहता है कि बीज रहित फलों को विकसित करते हैं। बीज रहित फलों का मतलब कि वैसे फल को ये भी विकसित करते हैं जिस फलों के अंदर बीज नहीं होते हैं, ध्यान देना है। बीज रहित फलों को ये विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यही है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सिन हार्मोन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। जिबरेलिन्स हार्मोन कैसा पादप हार्मोन है, ये करता क्या है, तो आइए इसके बारे में भी हर एक पॉइंट को जानते हैं। जिबरेलिन्स हार्मोन ना ये क्या करता है कि ये तनों में वृद्धि करता है। तनों में वृद्धि का मतलब ये है कि ये तनों की मोटाई को बढ़ाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पेड़ पौधों की मोटाई ना, पेड़ पौधों की तनों की मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है? जिबरेलिन्स हार्मोन के चलते, ठीक है। अब कह रहा है कि ये भी जो है ना बीज रहित फलों को विकसित करता है। यानी कि जिबरेलिन्स हार्मोन वैसे फलों को बनाता है ना जिसमें बीज नहीं के बराबर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं या बीज होते ही नहीं, उन फलों को विकसित करने का काम जिबरेलिन्स हार्मोन करता है ना। ये फूलों को संश्लेषित करता है। ध्यान ही रखना है कि पेड़ पौधों में फूलों को विकसित करने का काम, यानी कि पेड़ पौधों में जो नए नए फूलों को विकसित करता है, ध्यान रखिएगा, जो पेड़ फल देते हैं वो पहले फुलाते हैं, और फूल जो होता है, फूल को डेवलप करने का काम कौन करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन करते हैं। और ये भी, इसका भी काम है कोशिका विभाजन करना और कोशिका दीर्घन करना। आपको यही ध्यान देना है कि ये जो जिबरेलिन्स हार्मोन है, जिबरेलिन्स हार्मोन पेड़ पौधों की तनों की मोटाई को बढ़ाता है। तनों की मोटाई इसलिए बढ़ पाती है क्योंकि तनों की कोशिकाओं में क्या होता है कि लगातार विभाजन होता है और उसका फैलाव होता है। लगातार विभाजन और कोशिकाओं का फैलाव होने से तने की मोटाई बढ़ जाती है। तो इसके बारे में एक ही खास बात ध्यान रखना है कि ये पेड़ पौधों की तनों की मोटाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान रखना है तो ये फूलों को निर्मित करते हैं ना, ये तनों को वृद्धि करते हैं, यही इनका मोटे तौर पर काम है ना। ये बीज रहित फलों को भी विकसित करते हैं, यानी कि ये ऐसे फलों को विकसित करते हैं जिनके अंदर बिया नहीं के बराबर होता है या बिया पाए ही नहीं जाते हैं। उन फलों को विकसित करने में जिबरेलिन्स हार्मोन का अपना अपना रोल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ना। यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा आपको इसका वर्क मिल सकता है कि जिबरेलिन्स हार्मोन ये भी करता है कि बीज को अंकुरण करता है, यानी कि बीज से ना नए नए पौधों को विकसित करने का काम जिबरेलिन्स हार्मोन ही करता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिलीन हार्मोन के बारे में। ये पादप हार्मोनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना। इसको हम बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन पादपों में एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। तो आइए एथिलीन हार्मोन के बारे में जो आवश्यक या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको देखते हैं और फिर इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला बात यह है कि एथिलीन हार्मोन के बारे में कह रहा है कि यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा पादप हार्मोन जो गैस के रूप में मिलता है, उसी हार्मोन को हम बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। इसका फार्मूला देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है C2H4, यानी कि इसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये है एथिलीन का सूत्र। और कहा था ना कि इस हार्मोन को पकने वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में ये हार्मोन गैस के रूप में निकलते हैं। ये फलों से भी निकलते हैं, पत्तियों से भी निकलते हैं, ठीक है, और कुछ तनों वाले भाग से भी निकलते हैं। और ये गैस में इतनी ताकत है कि ये जो गैसीय पदार्थ होता है एथिलीन, ये कच्चे फलों को, यानी कि कच्चा आम के फल हो या केला का फल हो, एक कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। अगर बाय द वे अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो फलों से भी एथिलीन गैस निकलता है। अगर चेक करना है तो कच्चे फलों के समूह में एक पका केला का फल रख दीजिए, कुछ नहीं, जो कच्चा फल है वो भी पक जाएंगे। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल होगा कि कच्चे केले के फलों में अगर एक पका हुआ केले का फल रख दे तो वो जितने कच्चे फल है वो सब पक जाएंगे, क्योंकि पके हुए फल से यही हार्मोन निकलते हैं। उसको हम बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। और जब ये हार्मोन निकलेंगे तो अन्य कच्चे केलों को पका देंगे, समझिए। इसी के वजह से फलों को पकाते हैं, इसीलिए इन्हें पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। लेकिन जानते हैं आज की बढ़ती हुई दुनिया जो है, आज का जो वर्तमान समय है,
इतना एडवांस हो चुका है कि जितने भी कच्चे फल है, जैसे आम का कच्चा फल है या केला का कोई कच्चा फल है, ठीक है, तो इस फलों को तुरंत पकाने के लिए, क्योंकि अभी पेड़ पर ही रहते हैं ना, और उसको तोड़कर, कच्चे तोड़कर लाते हैं लोग मार्केट में। अब मार्केट में होता है काला कारनामा, और काला कारनामा ये होता है ना कि कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा पाउडर होता है जिसको जल में मिक्स कर देने पर दो चीजें बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है और एक बनता है चूना। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए कि कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा पाउडर होता है जिसको पानी में डिजोल्व करने के बाद, पानी में घोल देने के बाद बनता है एसिटिलीन और चूना बनता है। और कुछ और नहीं करना है, जितने भी कच्चे फल है उस पानी में कैल्शियम कार्बाइड वाला जल में घुला देना है और घुलाकर फिर निकाल देना है, और निकालने के बाद उसको ढक देने से, ध्यान रखिएगा, जब वो कैल्शियम कार्बाइड के वो लिक्विड में जब घुलेगा और जब उसको ढक देंगे तो उससे गैस निकलता है, उसको बोलते हैं एसिटिलीन। और ये मार्केट में काला कारनामा होता है कि इसी एसिटिलीन गैस से ना कच्चे हुए फलों को पकाते हैं। लेकिन कहा था ना कि प्रकृति का कोई तोड़ नहीं है। जो एथिलीन होता है, ये एथिलीन फलों को अच्छे तरीके से पकाता है, यानी कि अंदरूनी हिस्सों में भी ना कच्चे नहीं रह पाते हैं। एथिलीन हार्मोन का खासियत कह सकते हैं। लेकिन एसिटिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान द्वारा विकसित किया जाता है। इस हार्मोन को, यानी कि एसिटिलीन गैस से जो फलों को पकाते हैं उससे फल अच्छे से पकते नहीं हैं। और कहा जाता है कि एसिटिलीन जो गैस होता है, इससे जो फल पकता है, वो फल अगर खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं शरीर में जाकर ये शरीर पर दुष्प्रभाव साबित होते हैं। इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कैल्शियम कार्बाइड को बैन करके रखे हैं। और बात रहता है कि भारत की अब जरूरत है कि भारत में जो कच्चे फलों को गलत ढंग से पकाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके, सरकार से यही अनुरोध है कि कैल्शियम कार्बाइड के इस पाउडर को बैन किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समाज में ना इसके वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, समझिए, कैल्शियम कार्बाइड के चलते। तो यही है, इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट बारे में, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है। तो आप देखते हैं जितने भी फल हो, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, और हरा भरा देखना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को हरा भरा बनाने का काम कौन करता है? तब पेड़ पौधों को हरा भरा बनाने का काम करता है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर दिया गया है साइटोकाइनिन के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि ये कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पेड़ों के अंदर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये लंबाई बढ़ती है पेड़ पौधों की और तनों की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो उसके यानी कि पेड़ पौधों की लंबाई और तनों की मोटाई को बढ़ाने में ये साइटोकाइनिन हार्मोन की अहम भूमिका है। इसके साथ साथ ये पेड़ पौधों को हरा भरा और ताजा रखता है। प्यारे दोस्तों, यही एक ऐसा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, और नष्ट होने से बचाने की वजह से वो क्लोरोफिल सेव होते हैं। यही वजह है कि पेड़ पौधे हरे भरे और ताजे नजर आते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में ना पेड़ पौधे ताजे और हरे भरे क्यों होते हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन के चलते। और ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा है क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, और बताया गया है कि पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल को बचाने का काम साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। यही वजह है कि पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सिसिक अम्ल के बारे में। एब्सिसिक एसिड भी इसको कहते हैं, ध्यान देना है। एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। वृद्धि रोधी हार्मोन यानी कहने का मतलब है कि ये पेड़ पौधों के विकास को रोकते हैं ना। एक ऐसा हार्मोन जो हार्मोन पेड़ पौधों की पत्तियों को झड़ा देते हैं ना। तो आपके दिमाग में भी सवाल उठता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों को, यानी कि जो हरी भरी पत्तियां है वो सूख जाती है और सूख कर झड़ कर गिर जाती है। लेकिन क्या वजह है कि पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ कर गिर जाती है? तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि पेड़ पौधों के पत्तियों में ना या पत्तियों के डंठल में एक अम्ल का संचार होता है। उस अम्ल को हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। यानी कि एब्सिसिक एसिड एक ऐसा पादप में निकलने वाला केमिकल है, एक ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन पेड़ पौधों की पत्तियों को झुकाता है ना, झुकाने में यानी कि सुखाने में हेल्प करता है और उस पत्तियों को झड़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी मेन पॉइंट है यहाँ पर बॉक्सिंग किया गया है, हर एक पॉइंट को जानते हैं। देखिए, इसे एबीए हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एब्सिसिक एसिड को
एबीए हार्मोन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है वृद्धि रोधी हार्मोन, क्योंकि ये पेड़ पौधों के विकास को रोकता है ना, ये पताओं को सुखा देता है और पताएं झड़कर गिर जाती है इसी हार्मोन के चलते। ठीक है, इसको पतझड़ हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये पताओं को झड़ाता है, इसी की वजह से इसको पतझड़, पत मतलब पता होता है, झड़ मतलब झड़ कर गिर जाना। ठीक है, तो इसी के वजह से इसको पतझड़ हार्मोन भी कहते हैं ना। ये पत्तियों को झड़ाने में सहायक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये क्लोरोफिल को नष्ट करता है। देखिए, क्लोरोफिल को बचाने का काम करता है साइटोकाइनिन, लेकिन क्लोरोफिल को नष्ट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। और क्लोरोफिल को नष्ट करने के वजह से पत्तियां जो होती है पीली हो जाती है और फिर सूख कर पत्तियां ना तनाव से अलग हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, यही है वृद्धिरोधी हार्मोन। तो इतना ही कहकर इस पादप वाला एपिसोड को खत्म करते हैं ना। पेड़ पौधों में परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, उनका विकास कैसे होता है, तो दो प्रक्रियाओं से पेड़ पौधों का विकास होता है। पहला है अनुवर्तन, इस वाला लेसन में हम अनुवर्तन के बारे में पढ़े हैं, और फिर पादप हार्मोन के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों से निकलने वाले केमिकल पदार्थ के बारे में पढ़े हैं। अगला एपिसोड में दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। वो एपिसोड बहुत रोचक होगा, क्योंकि इंसानी दिमाग के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।